बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा था। वो वाले टॉपिक रिलेटेड थे टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस चलता है वो सारे बिजनेस से रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि किसी भी बिजनेस का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उसको मैनेज करने के अकॉर्डिंग है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि हम कोई बिजनेस के सारे फंक्शंस उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, या कोई क्वालिटी का कोई सर्टिफिकेशन लेनी है उसके लिए, और या कोई हमने टारगेट कोई स्पेसिफिक टाइप का हिट करना है, कोई कस्टमर हमने गेन करना है, या कह लें कि कुछ प्रोडक्शन के टारगेट्स हमने अचीव करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस वन। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ किस तरह से डिफ़र करता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरे बाकी रिसोर्सेज हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट किस तरह से होगी, ये हम सारा इसमें स्टडी करेंगे। इसकी जो पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन है, इसकी नेटवर्किंग है, वो कैसे करते हैं। तो ये बाकी बिजनेस के साथ हमारे समटाइम्स हमारे काम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको हमने अलहदा से मैनेज करना होता है, जो कि नॉर्मल रूटीन से हटके होती है। तो उसको हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो प्रोजेक्ट वन टाइम होता है। जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिपीटेटिव होती हैं, एक साल के बाद अगले साल में, फिर अगले साल में, एंड सो ऑन मूव करती जाती हैं। जबकि प्रोजेक्ट एक टाइम पे होता है, उसके उसी टाइम के लिए ही टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट्स अचीव हो जाए तो वो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। यूनिक वन टाइम ऑपरेशंस डिजाइन टू accomplish a specific set of objectives in a limited time frame. यूनिक मींस, यार आपके पीछे आवाजें काफी आ रही हैं जो कि डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज। यूनिक मींस प्रोजेक्ट की जो नेचर है वो बाकी बिजनेस लाइन से डिफरेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी उससे डिफरेंट है। वन टाइम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए जो हम डिज़ाइन करेंगे वो उस वक्त के लिए ही होंगे, उस प्रोजेक्ट के टारगेट्स को अचीव करने के लिए ही होंगे। accomplish a specific set of objectives in a limited time frame, एक टाइम फ्रेम भी डिफाइंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, डिफाइंड टाइमलाइन। उस टाइमलाइन के ऊपर ही हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना होता है और अपने प्रोजेक्ट के टारगेट्स अचीव करने होते हैं। एक जनरल एग्जांपल आपको यहाँ पे टेबल में नज़र आ रही है। एक प्रोजेक्ट है, एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ मेंशन नहीं है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव है आपका ए, ऑब्जेक्टिव बी, ऑब्जेक्टिव सी एंड डी। जब आपका डी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो समझ लें आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट होगी या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसको आपने खत्म कर दिया। फिर आप एक टाइमलाइन डिफाइन करते हो। आप कहते हो जनवरी से लेकर फरवरी तक मैंने अपना टारगेट ए अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव उसका ये वाला अचीव करना है। तो वो वाला टारगेट फरवरी में ही अचीव हो जाता है। बिल्ड ए मीन्स उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, अचीव हो जाए उसको आप मार्क कर लें, फिर उसके बाद उससे अगला एक्टिविटी। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें टेक्सटाइल की, बिल्ड ए, हमने एक यान बनाना है तो हम कहते हैं जनवरी से फरवरी तक जो गिवन स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल टाइप का हमें ऑर्डर आया है, वो पहले कभी नहीं आया, तो वो उसी टाइम के लिए हमने बनाना है, वही वाली शर्ट बना के देनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स सारे डिफाइन करके, स्पेसिफिकेशन यान की डिफाइन करके, जनवरी से फरवरी तक हम कहते हैं हमने यान को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया जो कि हमने फरवरी तक अचीव करनी है जनवरी से स्टार्ट करके। फरवरी में ये कंप्लीट होगी, फिर उससे अगला प्रोसेस हमारा, हमने उस यान से फैब्रिक बनाना है। जब फैब्रिक बनाने की तरफ हम जाएंगे, हम उसकी भी एक टाइमलाइन डिफाइन कर देते हैं कि जितना फैब्रिक, जितने मीटर्स हमें चाहिए, जिन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चाहिए, फरवरी से मार्च तक हमने फैब्रिक बनाना। तो मार्च तक जितनी प्रोडक्शन फैब्रिक की चाहिए वो हमने अचीव कर ली और उसको मार्क कर लिया कि बी एक्टिविटी या फैब्रिक मेकिंग डन। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो प्रिंटिंग करनी है या उसकी डाइंग करनी है, जो भी प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर हमने अप्लाई करने हैं, वो हमने डिफाइन कर दिया, मार्च से अप्रैल तक हमने परफॉर्म करने हैं।
एंड सो ऑन। फिर हमने चौथी एक्टिविटी डिफाइन की कि उसका मुकम्मल जो गारमेंट की स्पेसिफिकेशन है वो बना के हमने उसको कंप्लीट कर दी। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को जब प्लान किया जाता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज को टाइमलाइन के ऊपर डिफाइन किया जाता है। उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फिर उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है कि ऑन टाइम है या ऑन टाइम नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है। वो प्रोजेक्ट टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, लेकिन उस टाइम के लिए ही हमने वो वाले गारमेंट बना के देना है। तो उसके लिए जो हम एक्टिविटीज सेपरेट मैनेज करेंगे उसके लिए हम सारी प्लानिंग अलहदा से करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज अलहदा से अरेंज करेंगे। हो सकता है हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में से हो कुछ हमें आउटसोर्स करने पड़े, उसके लिए अलहदा से मैनेजमेंट की टीम बनाई जाए। उस मैनेजमेंट की टीम ने ही वो सारा प्रोजेक्ट मैनेज करना है। अब प्लीज माइक ऑफ कर लें, मेरा ख्याल है कि काफी डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आपसे पूछ लूंगा, आप सुन रहे हैं तो फिर ऑन करके उस वक्त मुझे फीडबैक दे दीजिए। इस तरह से प्रोजेक्ट यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वन टाइम उसके लिए ऑपरेशंस डिजाइन किए जाते हैं या मैनेज किए जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेशनल एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, लेकिन उसके अंदर सेपरेटली हम उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक हमने वीव का डिजाइन बनाना है तो लूम एक बना सकती है, वो पहले बेसिक डिजाइन के ऊपर चलती है, लेकिन उस स्पेसिफिक एक लूम को फिक्स कर दिया जाएगा तो उस रिसोर्स को अलहदा से अरेंज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। आई एम सॉरी, मुझे आपके माइक खुद से ऑफ करने पड़ेंगे। जी, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की हमें हो गई है। प्रोजेक्ट क्या चीज़ है कि वन टाइम हमने कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए एक्टिविटीज मैनेज करनी है। उन एक्टिविटीज की मैनेजमेंट इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, उसकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है। कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, आया कि हम उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या बना सकते हैं तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उसमें से बेटर कौन सा है। वो फिजिबिलिटी बना के फिर सारे रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है। प्लानिंग में कौन कौन से रिसोर्सेज किस टाइम पे हमें अवेलेबल होने चाहिए, कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज कब परफॉर्म होंगी, ये सारी प्लानिंग की जाती है। फिर एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान की जाती है। इसमें एक और स्टेप आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का, अगले स्लाइड में हम उसको देखेंगे। फिर मॉनिटर की जाती है परफॉर्मेंस, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है या नहीं हो रही, उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, हम टारगेट से अवे जा रहे हैं या हम उसको ऑन टाइम अचीव कर रहे हैं, उस सबकी मॉनिटरिंग की जाती है, रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन के लिए। फिर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है या क्लोज कर दिया जाता है। सो पहला, सबसे पहला इनिशिएशन या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिर उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी मेकिंग देखा जाएगा रिसोर्सेज को, फिर उसकी प्लानिंग की जाएगी, सारी एक्टिविटीज को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, एंड देन टर्मिनेशन। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। इनिशिएट द प्रोजेक्ट, शर्ट बनानी है, कोई स्पेसिफिक टाइप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आई है तो पहले उसको इनिशिएट किया जाएगा, उसकी डिस्कशन की जाएगी। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमने बनाना है, वो कॉन्सेप्ट सोचा जाएगा कैसे बनेगा। फिर उसकी प्लानिंग की जाएगी, रिसोर्सेज की प्लानिंग होगी, मटेरियल्स की होगी, टेक्नोलॉजी की होगी, ह्यूमन रिसोर्स वो चाहिए, वो उसकी फैसिलिटीज़ की, वो सारी इसमें प्लान में लाया जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन से रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होंगे। एंड देन फाइनली जब हमने एलोकेट कर देंगे रिसोर्सेज, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा और एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होंगे। और जब हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे क्लोज हो जाएगा, हमारी वो वाली शर्ट बन जाएगी, हम उसको शिप कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। ये बेसिक स्टेप हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। एक जो रनिंग बिजनेस होता है
उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हम लेते हैं, वो हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो जो बेसिक टाइप ऑफ बिजनेस है उससे वो डिफर कैसे करता है। पहली चीज लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, वन टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, और लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है कि यहाँ तक हमने इसको अकम्प्लिश करना है। एक सीजनल रिक्वायरमेंट आ गई है या एक प्रोडक्शन का टारगेट आ गया, पहले हम बनाते थे 200 बोरे, फिर हमने बनाने हैं उसके, कहते हैं कि इस बार हमें 300 चाहिए, तो वो 100 का जो अलहदा से एक टारगेट है वो एक अलहदा से एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग जो रनिंग बिजनेस है उससे हट के हमें एक रिक्वायरमेंट आई है, उसको हमने फुलफिल करना है। तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है, यूनिक होता है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पहले से हमारे से डिफरेंट होती है। नैरो फोकस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसका फोकस नैरो होता है, हमने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनानी होती है या एक कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स ही अचीव करने होते हैं। जैसे आपने कोई क्वालिटी कंट्रोल का इशू हो, कोई आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेनी हो, तो उसकी एक स्पेशल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने अपनी लैब्स को मैनेज करना है, प्रोडक्शन फ्लोर को मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ के लिए जो आप बेनिफिट्स देते हो उसकी सारी चीज़ें, उसकी फाइल्स सारी कंप्लीट करनी है। तो वो एक वन टाइम प्रोजेक्ट होता है जब आपका ऑडिट होना है, तो जब सर्टिफिकेशन मिल गई तो वो प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से वो उसका फोकस उसके ऊपर ही होगा जो कि आपकी वो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होंगी, तो वही वाले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करते हुए आप उसको कंप्लीट करोगे। एंड लेस ब्यूरोक्रेटिक, इसमें ये होता है कि जो आपकी कह लें कि मैनेजमेंट की जो पूरी बिजनेस के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है वो सारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक स्पेसिफिक टीम होती है, छोटी टीम होती है जो कि सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ही देख रही होती है। वाई इज इट यूज, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं? उसकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्पेशल रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उस स्पेशल नीड्स के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आउटलाइन करके फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रेशर फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, हमें आता है कि कोई नई प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है तो उसको हमने डिज़ाइन करना है, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी को लेके आना है, तो वो वन टाइम है कि हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। फिर जब उसकी मैनेजमेंट हो जाती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स या लेबर जो है वो स्किल्ड हो जाती है, तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, अब वो रनिंग बिजनेस में आ जाता है। व्हाट आर द की मैट्रिक्स, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कौन से परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को शो कर रही होती हैं। फर्स्ट वन इज टाइम, इसकी डिफाइंड टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन में ही कंप्लीट होगा तो यू आर परफॉर्मिंग वेल फॉर द प्रोजेक्ट। कॉस्ट, प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, उसके अंदर रह के आपने उसको परफॉर्म करना होता है। एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, टाइम और कॉस्ट इसके अलावा फिर जो अचीव करना है, क्वालिटी की ऑडिट होना है, आईएसओ ने सर्टिफिकेशन आपको देनी है, तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब से रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी वो आपने फुलफिल की हैं या नहीं, वो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने गिवन या एस्टिमेटेड कॉस्ट में रहते हुए गिवन टाइमलाइन तक आपने उसको अकम्प्लिश करना है। जैसे एफएटीएफ में पाकिस्तान का भी एक चल रहा है कि उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो पाकिस्तान उसके ऊपर एक वर्क कर रहा है कि उसने टेररिज्म के कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसकी एक टाइमली रिव्यू होता है उसका, कि 6 माह के बाद रिव्यू होना है या 3 माह के बाद रिव्यू होना है, तो उस टाइम तक उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। कॉस्ट की इसमें इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट टाइप की होती है। डेफिनेटली जब आपने उसके ऊपर वर्क करना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है, आपने उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी फोर्सेस को मैनेज करना है और डायलॉग करना है या फोर्स के थ्रू आपने उसको करना है, तो वो सारे रिसोर्सेज के ऊपर आपकी कॉस्ट लग रही है। तो उस कॉस्ट में रहते हुए आपका एनुअल बजट है, आप उस टीम को एक बजट एलोकेट करते हुए, इसमें रहते हुए आपने इस परफॉर्मेंस को अचीव करना है। तो वो वन टाइम आपका वो वाला अचीवमेंट होती है, और जब आपका रिव्यू हो जाता है उस टाइम के ऊपर और आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो, वो टीम जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाता है। तो की मैट्रिक्स जो इसके हैं वो 3 है, टाइम, कॉस्ट एंड जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने। सक्सेस फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ टॉप डाउन कमिटमेंट, आपकी टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक हर एक को पता है कि ये वाला प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर द सक्सेस। उसकी अहमियत को समझ रहे हैं, आपको आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ से यूज़ करने हैं। अगर टॉप डाउन कमिटमेंट है, सबको पता है ये प्रोजेक्ट हो रहा है, हमने इसमें असिस्टेंस अपनी देनी है, तो कोई भी रिसोर्स लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कई बार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्टिकल यूनिट्स होते हैं उसमें देखें
तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन मैनेजर अपनी यूनिट की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस्ड होते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो तो वो रिलक्टेंट होते हैं कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना, हमारे अपने प्रोडक्शन टारगेट जो हैं वो लूज होते हैं। लेकिन जब उनकी कमिटमेंट होती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई ये भी करना है, तो वो आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हैविंग अ कैपेबल प्रोजेक्ट मैनेजर, जो नॉर्मल आपके यूनिट मैनेजर्स होते हैं उनसे हट के मैनेजर उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, जो कि उस प्रोजेक्ट की नेचर से वेल नोन होता है। उसको पता होता है कि इसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं, इसके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं, और टाइमलाइन को और कॉस्ट को कैसे मीट करना है। हैविंग टाइम टू प्लान, के आपने उसकी प्लानिंग के लिए टाइम लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट वन टाइम होता है, उसकी प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रनिंग बिजनेस ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, उसके प्लानिंग जो पहले थी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोडक्शन हुई जा रही होती है। ईयरली आप उसी प्लान को रिपीट कर रहे होते हो। जबकि प्रोजेक्ट एक यूनिक टाइप का होता है, उसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। तो आप प्लानिंग के लिए उसके आपको टाइम चाहिए होता है। केयरफुल ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, सिंस ये पहली बार हो रहा है तो उसकी ट्रैकिंग एंड कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। जो रनिंग बिजनेस है उसमें आपको पता है कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमने रोज देखनी है, कौन कौन से उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स हैं कि हमारी प्रोडक्ट ही बन रही है। जबकि एक प्रोजेक्ट वन टाइम होता है, फर्स्ट टाइम हो रहा होता है, तो उसके जो आपने ट्रैकिंग करनी है या उसकी आपने क्वालिटी चेक करनी है, उस आपने केयरफुली उसको मैनेज करना है। एंड गुड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू डाउन एक अच्छी कम्युनिकेशन फ्लोट कर रही है, तो सारे जितने भी यूनिट्स हैं जहाँ जहाँ से आपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करना है, स्पिनिंग यूनिट है, वीविंग है, इसके अलावा प्रोसेसिंग वाला है, तो उन सब के साथ आपने एक अच्छी कोऑर्डिनेशन और एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ मूव करना है। देन यू गो फॉर द सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। व्हाट आर द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज? जब आप प्रोजेक्ट मैनेज करने जा रहे हो तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल अल्टरनेटिव्स। एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके पास आती है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन, प्रोजेक्ट आपने जो सिलेक्ट किया है क्या वो करना चाहिए या नहीं। आपके पास एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये प्रोजेक्ट मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्शन ठीक है या नहीं। वो किस बेस पे हम करते हैं, हमने देखना है कि ये ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत कितनी है इसको अचीव करने की, क्या ये वाइबल है या नहीं, हम अपने रिसोर्सेज में या आउटसोर्स करके बना भी सकते हैं या नहीं, क्या हमारे बजट के अंदर ये आती है चीज़। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि हम इसके ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे क्या हम उतना ही उससे बेनिफिट भी लेंगे या नहीं। तो इसकी बेस के ऊपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो एग्जेक्टिव है, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, वो करते हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है तो इन बेसिस के ऊपर हमने उसको सिलेक्ट करना है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्शन, मैनेजर की कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, उसको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स, और जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि आप ने मैनेज एक चीज़ करनी है, लेकिन उसके लिए आपने बहुत सारे यूनिट्स के मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम निकालना है। तो उसमें वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो उनको अपना ऑब्जेक्टिव वेल एक्सप्लेन कर सके, उनसे रिसोर्सेज टाइमली और एफिशिएंटली गेन कर सके। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की सिलेक्शन इस इम्पॉर्टेंट के कौन सा एक डायनामिक पर्सन है जो कि इसका नॉलेज भी रखता है और इसको टाइमली मैनेज भी कर सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, के आपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसको किस तरह से मैनेज करना है, कौन कौन से यूनिट्स से आपको रिसोर्सेज चाहिए और उसकी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस को एलोकेट करनी है। Then you come for the organizational alternatives. Then there you have to manage within functional unit, के जो आपकी रनिंग बिजनेस है उसके अंदर आपने उसको परफॉर्म करना है, और उसके लिए आपने हर यूनिट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर देना है जो कि उसके रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपने एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट लीडर के साथ बनानी है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने सारे यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना एक काम निकालना है। उसमें ये नहीं है कि उसके लिए कि अलहदा से यूनिट लगेगा, अलहदा से कहीं और प्रोसेसिंग की जाएगी या गारमेंट मेकिंग होगी, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर ही रहते हुए सारे रिसोर्सेज वहाँ से उसने लेने हैं। दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मैनेजमेंट और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द टूल्स?
हम प्रोजेक्ट को किस किस तरह से लेके चलते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, नेटवर्क डिज़ाइन, गैंट चार्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 मेन चीज़ें हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसमें ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर ब्रेक डाउन करना है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफाइंड है। फिर हमने देखना है उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, उन स्टेप्स में हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। गारमेंट मेकिंग है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइबर चाहिए, तो कहाँ से हम लेंगे एक एक्टिविटी, और फिर उसके अंदर उसकी सब एक्टिविटीज़। जब फाइबर को हमने बनाना है या लेने जाना है, तो उसके आगे फिर बहुत सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, उनको आपने छोटी छोटी फंक्शंस में ब्रेक डाउन करना है। इसी तरह से फिर यार्न मेकिंग है, तो उसके लिए कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, कितने स्टेप्स हैं, उन सब में इसको ब्रेक डाउन करना है। तो इस तरह से जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा स्कोप है, उसको छोटी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस के अंदर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। दैट इज नोन एज वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। देन नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम मीन्स कि हमने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी उनको एक सीक्वेंस के अंदर उनकी मैपिंग कर लें। जैसे हम कहते हैं कि नंबर 1 के ऊपर हमने फाइबर बनाना है, फिर नंबर 2 के ऊपर हमने यार्न बनाना है। ये बड़ा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप ब्रेक डाउन करें तो यार्न बनाने में सबसे पहले ब्लो रूम के अंदर हमने उसको फाइबर को पास करना है। देन वी मूव टू कार्डिंग एंड सो ऑन। तो जो जो स्टेप्स हैं उनको आप मैप कर लो, पेपर के ऊपर ले आओ, उसकी एक डायग्राम बना लो, ताकि आपके सामने हो कि जो ऑपरेशंस, जो एक्टिविटीज़ आपने मैनेज करनी है, उनका सीक्वेंस क्या है। देन यू कम फॉर गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट बेसिकली एक टाइमलाइन होती है। जैसे आपको सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि फरवरी में ये एक्टिविटीज़ क्लोज होनी है, मार्च में ये, इसी तरह से नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी का एक ही चार्ट में हर एक्टिविटी को लिखा जाता है लेफ्ट कॉलम में। फिर उसकी टाइमलाइन हाईलाइट की जाती है कि किस टाइम से किस टाइम तक ये एक्टिविटी अकॉम्प्लिश होगी। वो वाला जो चार्ट बनता है दैट इज नोन एज गैंट चार्ट। देन रिस्क मैनेजमेंट, जो आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या विद इन टाइम आप कर लोगे, जो कॉस्ट आपने एस्टिमेट की है वो आपकी एस्टिमेट के ऊपर पूरी आएगी या नहीं आएगी। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, क्या हम कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लगा रहे और बेनिफिट उससे कम होगा। तो इन सबको मैनेज करना, पहले से इसको एवेल्युएट करना, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनको एड्रेस कैसे करना है, असेसमेंट करके उनको एड्रेस कैसे करना है ताकि रिस्क मिनिमम हो। तो ये 4 मेन चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। ब्रेक डाउन इनटू एक्टिविटीज़, डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बनानी है, टाइमलाइन हमने डिफाइन करनी है गैंट चार्ट्स में, फिर उसकी रिस्क मैनेजमेंट करनी है। डिसीजंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से डिसीजंस किए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट्स टू इम्प्लीमेंट, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, उनके लिए कौन से वेरिएबल हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं। हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, अपना बजट देखना है, वायबिलिटी देखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी है, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं, या आउटसोर्स करके हम उसको बना सकते हैं, टाइमलाइन मीट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं कौन से प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट करने। देन सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर, कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करने के काबिल हो। सबसे बेसिक उसके पास नॉलेज उसका होना चाहिए, और दूसरा उसको एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज को गेन करके उसने अपना काम कंप्लीट करना है। उसको कॉस्ट का भी पता होना चाहिए, उसको टाइमलाइन का भी पता होना चाहिए। तो सारे रिसोर्सेज को अकॉम्प्लिश करके उसकी नज़र होनी चाहिए कि वो उसको मैनेज टाइमली उसको डिलीवर कर देगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सिलेक्शन हमने करनी है। सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट टीम, मैनेजर के साथ हमने एक टीम भी देनी है, उसके साथ उसके एलाइज होंगे जो उसके साथ उन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट, प्लान करना है आपने, उसकी टाइमलाइन को प्लान करना है, उसके रिसोर्सेज को प्लान करना है, कहाँ कहाँ से आएगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर उसकी डिज़ाइनिंग आपने करनी है, उसकी मैपिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज एंड डिसाइडिंग इफ एंड व्हेन द प्रोजेक्ट शुड बी टर्मिनेटेड। लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट को ख़त्म भी करना है, उसको टर्मिनेट भी करना है, तो कब करना चाहिए।
जब उसके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, या समटाइम्स हो सकता है कि हम कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सीड करते जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ उसके वेरिएबल्स होते हैं जिसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वर्क, जो काम उसने करना है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसको टास्क असाइन किए गए हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उसने उसी के लिए हमें रिसोर्सेज खुद से सिलेक्ट करने हैं या हायर करने हैं। हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ बंदों को मिला ले साथ कि ये मुझे चाहिए, जिनके पास ये स्किल है, मैं प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप शर्ट ही बनाने जा रहे हो तो आपको हर डिपार्टमेंट में से, यार्न मेकिंग में से, फैब्रिक में से एंड सो ऑन, सारे डिपार्टमेंट में से एक मैनेजर चाहिए जो कि आपको वहाँ के रिसोर्सेज एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सके, तो आप उनको अपने साथ मिला लेते हो। या कोई एक नया प्रोजेक्ट है, आपको क्वालिटी के लिए आपकी सर्टिफिकेशन लेनी है, ऑलरेडी उस तरह का कोई वर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ, तो आपको उन स्किल्स के लिए लेबर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और मैनेजर्स चाहिए, तो आप उसकी अलहदा से हायरिंग करोगे। आप स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एडवर्टाइज करोगे कि ये वाली स्किल्स के बंदे हमें चाहिए, तो फिर आप उनको रिक्रूट करोगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर हो तो आपने कम्युनिकेट करना है हर डिपार्टमेंट और अपने हर एलाई के साथ। फिर यू शुड नो अबाउट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, के प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके क्वालिटी या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, कहाँ तक आपने उसकी क्वालिटी को अचीव करना है। यू विल नो दिस, आपके पास उसकी रिपोर्ट्स होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास लिखी हुई होंगी, उसके मुताबिक आपने उसको बनाना है। यू शुड नो अबाउट द टाइम लाइन, जैसे मैंने आपको FATF की एग्जांपल दी थी कि एक टाइम लाइन होती है जब आपका रिव्यू होगा। इसी तरह से जब क्वालिटी की प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपके पास एक टाइमलाइन होती है जब तक आपने ऑडिट करवाना होता है, तो उस टाइमलाइन को आपने मीट करना होता है। फिर कॉस्ट उसी बजट में रहते हुए आपने इसको अचीव करना होता है। कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, पहले भी हमने एथिकल इश्यूज को पढ़ा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज आ सकते हैं और उनको अवॉइड करना चाहिए। टेम्पटेशन टू अंडरस्टेट कॉस्ट, जब आपने हायर मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है तो आपने अंडरस्टेट करके कॉस्ट नहीं बतानी कि कम कॉस्ट लग रही है, जो एक्चुअल फिगर्स हैं वही बताने होते हैं। विद होल्ड इन्फॉर्मेशन, कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि प्रोजेक्ट को फेल करने जा रही है तो आप अपने पास विद होल्ड कर लें कि मेरे फेलियर उससे आइडेंटिफाई ना हो। मिसलीडिंग स्टेटस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है लेकिन आप बता रहे हो दिस इज ऑन टाइम। फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स, आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उसको आप झूठा करके, उसको मॉडिफाई करके, उसकी टेम्परिंग करके आप उसको बताते हो। जो आपने सारी चीज़ें कुछ परचेज की हैं, कुछ आपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपने कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हुई, लेकिन वो रिकॉर्ड आप गलत करके उसको बता रहे हो। कॉम्प्रोमाइजिंग वर्कर्स सेफ्टी, आप प्रोजेक्ट जो भी है, बल्कि कोई भी बिजनेस हो, उसमें ये बाय लॉ है कि आप वर्कर की सेफ्टी को मद्देनजर रखोगे, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो दैट विल बी एन एथिकल इशू। अप्रूविंग सब स्टैंडर्ड वर्क, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट से आप उस रिक्वायरमेंट से लेस आउटपुट दे रहे हो और उसको आप अप्रूव कर रहे हो, दैट इज अप्रूविंग सब स्टैंडर्ड वर्क, दैट्स अनदर एथिकल इशू। चार फेजेस हैं, चार स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: डिफाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर। इन सब की आपस में ओवरलैप है। एक फेज या एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू नहीं होता। इस टाइमलाइन के मुताबिक आप देख लें, प्रोजेक्ट स्टार्ट जहाँ से होता है और फिर एंड जहाँ पे जाके होता है, उसमें चार एक्टिविटीज़ का बताया गया है कि कब वो स्टार्ट होती हैं, कैसे उसमें इंक्रीज आता है और कब वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले डिफाइनिंग को देखते हैं। स्टार्ट के साथ ही हमारा डिफाइनिंग फेज, जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है या उसका कॉन्सेप्ट है, वो उसकी डिस्कशन बीच में आनी शुरू हो जाती है और एक कह लेंगे बहुत थोड़े टाइम में इसकी पीक आ जाती है जब इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट के साथ प्लानिंग शुरू हो जाती है। रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे होंगे, हम जैसे ही सपोज आपने घर बनाना हो तो आप घर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। सपोज आप फैमिली ही आपस में बैठ के डिस्कस करते हो कि इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें इतने रूम्स होने चाहिए, किचन और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप
ये कॉन्सेप्ट आप साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हो, लेकिन साथ साथ प्लानिंग कर रहे होते हो कि ये रिसोर्स कहाँ से हम लेंगे, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। तो डिफाइनिंग के साथ ही प्लानिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। फिर डिफाइनिंग एक टाइम पे खत्म हो जाती है, लेकिन प्लानिंग कंटिन्यूड रहती है। और प्लानिंग के साथ साथ फिर एग्जीक्यूशन के स्टेप्स भी साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। आप कुछ चीज़ें मंगवा लेते हो, अब अपनी लैंड परचेज करनी, वो साथ ही आप उसको परचेज कर लेते हो। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने प्लान भी किया, लैंड भी परचेज कर ली, तो वो आपकी एग्जीक्यूशन साथ ही स्टार्ट होगी। फिर बाकी जो स्टेप्स हैं वो उसके साथ साथ आप मैनेज करते रहते हो, एग्जीक्यूट करते रहते हो, परफॉर्म करते रहते हो, और यहाँ पे आके इसकी पीक आ जाती है। फिर एग्जीक्यूशन होती रहती है, एग्जीक्यूशन बाय द एंड ही होती है, तो आप उसका क्लोजर स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा अब चीज़ें एंड पे आनी शुरू हो गई हैं, तो अब इसकी क्लोजिंग करनी शुरू कर दें। इसको देख लें कितना खर्चा हुआ है, किस किस के पैसे देने हैं, कौन कौन सा टास्क जो है वो इसकी क्लोजर के लिए ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर अपने एक साथ चल रहे होते हैं। लेकिन टाइमलाइन के ऊपर उनके स्टार्ट का और एंड का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। डिफाइन करने में आपने गोल्स डिफाइन करने हैं, स्पेसिफिकेशंस, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन करेगा। प्लानिंग में आपने शेड्यूल करना है, बजट अपना एस्टिमेट करना है, रिसोर्सेज कहाँ से लेने उसका प्लान करना है, रिस्क को प्लान करना है, कैसे आपने मिनिमाइज करना है, स्टाफ कौन कौन सा होना चाहिए, बंदे कौन से लगने हैं आपके काम के लिए। एग्जीक्यूशन जब हो रही हो तो उस वक्त आपने क्या मॉनिटर करना है, कंट्रोल कैसे करना है एग्जीक्यूशन को। तो स्टेटस रिपोर्ट आपके सामने आती रहेंगी, आप देखते रहोगे कि ये काम अकॉर्डिंग टू माई प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेंजेस जो आपने लानी है, आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, डिज़ाइन आपके सामने, जो कॉन्सेप्ट था उसकी फिजिकल शेप आपके सामने आ रही है, तो आप देखते हैं इसमें कोई वेरिएशन चाहिए तो आप उसको उसमें चेंजेस लाते हो। क्वालिटी की आप असेसमेंट करते हो कि जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, और साथ में आप उसकी फोरकास्ट को भी देख रहे होते हैं। और बिजनेस है जिसमें आपने चीज़ सेल करनी है, तो उसमें आपको फोरकास्ट भी देखनी ज़रूरी होती है। क्लोजर में जब आपने डिलीवरेबल कस्टमर को देना है, तो आपने कस्टमर को बताना भी है कि ये चीज़ यूज़ किस तरह से होगी। आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कोई इक्विपमेंट डेवलप किया है, तो साथ में आपने कस्टमर को बताना है इसकी यूजिंग किस तरह से होगी। ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी स्पेसिफिकेशन वाले कोई मैनुअल्स हैं, वो आपने ट्रांसफ़र करने हैं। रिलीज रिसोर्सेज, जो आपने रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए बाद में यूज़ करने के लिए, वो आपने देने हैं। एवेल्यूशन करनी है, जो उसमें उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान में जो आपको ऑब्स्टेकल्स आई हैं, जो आपने हार्ड टाइम्स फेस किए हैं और फिर आपने उनको एकम्प्लिश किया है, उनसे आपने जो लेसन्स लर्न किए हैं वो आपने आउटलाइन करने हैं। तो ये सारे हैं एक प्रोजेक्ट में जो फेजेस आते हैं। उसकी एक और शेप ये वाली है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, जिसमें कॉन्सेप्ट है, फिर डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफ़र। कॉन्सेप्ट वही वाला आपका आ गया जब आपने इसको डिफाइन करना है। डेवलपमेंट आपका प्लानिंग का आ गया, जिसमें आप डिज़ाइन को डेवलप करते हो। ये कह लें कि कोई जैसे शर्ट आपने बनानी है कोई स्पेसिफिक टाइप की, ये उस टाइप की एक इलस्ट्रेशन है। ये कॉन्सेप्ट पहले आपके पास आया कस्टमर की तरफ से, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, डेवलपमेंट उसकी एक पहले एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, प्रोटोटाइप फाइनल आपका अप्रूव होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, एंड देन यू ट्रांसफर दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो जो जब कॉन्सेप्ट है वो आपका एंड होता है जाके अप्रूवल तक। आपने कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट कर ली, फिर उसकी अप्रूवल होगी। डेवलपमेंट उसमें प्रेजेंट प्रोजेक्ट चार्टर के डेवलपमेंट के बाद अब आपकी कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, फिर आपने उसमें सारी चीज़ें, बजट्स और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए आपने गो और नॉट गो उसका अप्रूवल लेना है। फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन है, जिसमें आपने चीज़ बना ली है, डिलीवर टू द फैसिलिटी, जहां आपने आप डिलीवर करना है वहां पे आप उसको डिलीवर करोगे, एंड फाइनली यू विल ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। गैंट चार्ट, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गैंट चार्ट क्या चीज़ है, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, उन सबको एक कॉलम के अंदर आप लिस्ट डाउन कर लेते हो। सपोज ये कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें लोकेट न्यू फैसिलिटीज़, इंटरव्यू स्टाफ्स, हायर एंड ट्रेन स्टाफ, सेलेक्ट एंड ऑर्डर फर्नीचर, रीमॉडल एंड इंस्टॉल फोन्स, मूव इन। ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए परफॉर्म करनी है। अब कौन सी एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, तो इसमें लोकेट न्यू फैसिलिटीज़ वो कहते हैं मार्च से लेकर जून तक हमने नई फैसिलिटीज़, नई जगह जो हैं वो लोकेट करनी है। स्टाफ का इंटरव्यू हमने इन 2 माह के अंदर कंप्लीट करना है, मार्च एंड अप्रैल में। फिर हमने हायरिंग और उनकी ट्रेनिंग करनी है मई से लेकर सितंबर तक।
उसके साथ साथ फर्नीचर भी सिलेक्ट करना है और ऑर्डर करना है, तो वो जुलाई से लेकर वो स्टेप्स जो हैं वो सितंबर तक कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से फ़ोन्स की इंस्टॉलमेंट है तो वो जुलाई से लेकर दिसंबर मिड तक हमने कंप्लीट करनी है, और फिर हमने वहाँ पे मूव कर जाना है नई जगह के ऊपर दिसंबर। तो ये वाला होता है गैंट चार्ट, जिसमें जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने लिस्ट ऑन करके उसकी टाइमलाइन के ऊपर हाईलाइट करना होता है, कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट कब होगी और एंड कब होगी। फिर इसी चार्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या जो एक्टिविटीज़ हमने डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। PERT and CPM. What is PERT and what is CPM? PERT is Program Evaluation and Review Technique and CPM is Critical Path Method. ये दोनों टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू ग्राफिकली डिस्प्ले प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जैसे कि एक गैंट चार्ट मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को की हम मैपिंग करते हैं, उसको हम थ्रू विजुअल इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, लिंक क्या होगा, पाथ किस तरह से मूव करेगा। तो ये दो टेक्निक्स हैं, PERT एंड CPM, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। सो ये करते क्या हैं, ग्राफिकली डिस्प्ले प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक, जैसे कि गैंट चार्ट में हमने देखा था, इंडिकेट्स मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि उसमें क्रिटिकल है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन उसके बगैर नहीं हो सकती, एंड शो वेयर डिलेज विल नॉट अफेक्ट प्रोजेक्ट, और कौन सी एक्टिविटीज या कौन से स्टेप ऐसे हैं जहाँ पे अगर डिले भी हो जाए तो परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट नहीं। नेटवर्क डिजाइन, व्हाट इज नेटवर्क? डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हैं उनकी आपने डायग्राम बनानी है। आप फ्लो चार्ट बनाते हो, शेड बनानी है, फ्लो चार्ट क्या होगा, फाइबर सिलेक्शन, अगला स्टेप क्या होगा, यार्न मेकिंग, नेक्स्ट स्टेप फैब्रिक मेकिंग, प्रोसेसिंग एंड गारमेंट मेकिंग, पैकिंग एंड डिलीवर। तो ये इसके कुछ मेजर स्टेप्स हैं। तो डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है उसकी अपनी डायग्राम बनानी, दैट शोज सीक्वेंशियल रिलेशनशिप्स बाय द यूज ऑफ एरोज एंड नोड्स। आप कुछ एरोज लगा देते हो, आगे उसकी एक्टिविटी मेंशन कर देते हो, फिर एरो लगाते हो अगली एक्टिविटी के लिए, फिर उसको मेंशन कर देते हो एंड सो। तो नेटवर्क बड़ी सिंपल सी यही वाली चीज़ है कि आप सिक्वेंशियली एक्टिविटीज़ को आपस में उनका रिलेशनशिप शो करते हुए आप उसको कागज़ के ऊपर बना देते हैं। एक्टिविटी ऑन एरो, दो टाइप हैं इसको मेंशन ड्रॉ करने की, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड्स। जब आप एरो लगाते हो और उसके आगे एक सर्कल सा बना दो या कोई ट्रायंगल सी बना दो, वो सर्कल या ट्रायंगल एक नोड होता है और एरो उस एक्टिविटी की तरफ जा रहा होता है। हम दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, एक्टिविटी ऑन एरो, एरोज के ऊपर हम एक्टिविटी को लिख दें या नोड के ऊपर एक्टिविटी को लिख दें। इसको हम देखते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। एक्टिविटी क्या चीज़ है, पहले हम डेफिनेशन देख लें। एक्टिविटी किसको कहते हैं, स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट दैट कंज्यूम रिसोर्सेज एंड और टाइम, मीन्स वो वाले स्टेप जिस पे आप रिसोर्स भी लगा रहे हो और आपका टाइम भी लग रहा है, उसको हम एक्टिविटी कहेंगे। यान बनाने के ऊपर आपके बहुत सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं और टाइम लग रहा है, तो वो एक एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी जहां पे आपने रिसोर्सेज और टाइम को कंज्यूम किया। इवेंट, द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटीज designated by nodes in and arrow activity on arrow convention। इवेंट क्या है, एक एक्टिविटी के स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो टाइम है उसके बीच में जो कुछ हुआ है, दैट इज एन इवेंट। पाथ, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, पाथ क्या चीज है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द फिनिशिंग नोड। आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना है, तो जिस जहां जहां से होते हुए आप जाएंगे, दैट इज द पाथ। गारमेंट मेकिंग का पाथ क्या है, फैब्रिक सिलेक्शन से लेकर यार्न मेकिंग से होते हुए फैब्रिक बनाते हुए प्रोसेसिंग करके उसका गारमेंट एंड फाइनली इसको डिलीवर करना, दैट इज द पाथ। वो उसका रास्ता है जहां से होते हुए हम मटेरियल्स या प्रोसेस को मूव करते हुए हम अपनी फाइनल डिलीवरेबल बनाएंगे। क्रिटिकल पाथ, पाथ और क्रिटिकल पाथ में क्या डिफरेंस है? द लॉन्गेस्ट पाथ डिटरमिन्स एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है। एक नॉर्मली जो पाथ हम अडॉप्ट करें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसमें कुछ स्टेप हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होते प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उनको भी इंक्लूड करते हुए, सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो पाथ होगा दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। वो लॉन्गेस्ट होता है और उससे हम प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है उसकी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम इतना टाइम इसमें लग सकता है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो आपकी एक्टिविटीज़ होगी दोज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। स्लैक, स्लैक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक स्लिपेज है, एक गैप है। अलाउबल स्लिपेज फॉर पाथ, द डिफरेंस द लेंथ ऑफ पाथ एंड लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट है, जो आपने अडॉप्ट किया है वो उससे डेफिनेटली छोटा पाथ होगा, तो उसमें जो डिफरेंस होगा टाइम का दैट इज़ द स्लैक, कि आपने मैक्सिमम टाइम से कितना टाइम पहले आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आप डिफाइन करने में आप मैक्सिमम ही उसकी डेफिनेशन लेते हो। एक्टिविटी ऑन एरो हमने हाइपोथेटिकली अभी डिस्कस किया था। अब विजुअली आप इसको देखें, एक्टिविटी ऑन एरो का क्या मतलब है। वही जो गैंट चार्ट हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें लोकेट न्यू फैसिलिटीज, स्टाफ का इंटरव्यू करना है, हायरिंग करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने फर्नीचर सेलेक्ट करना है, ऑर्डर करना है, फिर आपने उसके फ़ोन जो है वो रिमॉडल इंस्टॉल करने हैं और फिर मूव कर जाना है। अब ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले आप नंबर 1 पे बैठे हुए, दो काम आप इकट्ठे स्टार्ट करते हो, लोकेट फैसिलिटीज़ एंड इंटरव्यूज़, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इस एरो के ऊपर आपने ये वाली फैसिलिटीज को मेंशन कर दिया, तो दिस इज एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो के ऊपर परफॉर्म करते हुए आप नंबर 2 स्टेप के ऊपर पहुंच गए। इसी तरह से ये वाली एक्टिविटी ऑन एरो इस इंटरव्यू, इसको परफॉर्म करते हुए आप नंबर 3 स्टेप के ऊपर आ गए। इंटरव्यू करने के बाद आपने हायर करना है और उनको ट्रेन करना है। ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आप नंबर 5 स्टेप के ऊपर आ गए। साथ पैरेलल आप 2 से फैसिलिटी लोकेट करने के बाद आपने फर्नीचर ऑर्डर कर दिया कि उस फैसिलिटी तक आपका फर्नीचर पहुंचा दिया जाए। अब नंबर 4 स्टेप के ऊपर आ गए और साथ ही आपने फोन्स की रीमॉडलिंग उसको करना शुरू कर दिया। ये एक्टिविटी ऑन एरो आपने मेंशन कर दी और नंबर 5 स्टेप के ऊपर आ गए। फर्नीचर को ऑर्डर किया था और फर्नीचर का सेटअप आपके पास उस फैसिलिटी में पहुंच गया, वहाँ पे लग गया। नंबर 5 के ऊपर आ गया। अब 5 के ऊपर आपने ये तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी परफॉर्म हुई और जैसे ही ये सारी कंप्लीट हुई तो आप यहाँ पे मूव इन कर गए। तो ये थी आपकी एक्टिविटी ऑन एरो, कि एरो के ऊपर आप एक्टिविटी मेंशन करते हो और ये वाले आपके नोड्स हैं जहाँ पे एक्टिविटी की कंप्लीशन हो रही होती है। एक और मेथड जो आपको बताया था एक्टिविटी ऑन नोड, ये वाले नोड्स हैं, यहाँ पे आप एक्टिविटी को मेंशन करोगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो लोकेट फैसिलिटीज, और इस नोड के ऊपर आप कर रहे हो इंटरव्यू। फैसिलिटीज को लोकेट करने के बाद फिर आप आगे मूव करते हो और इस नोड पे आ जाते हो। इस नोड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर फर्नीचर। चीज़ें वही हैं लेकिन मेंशन करने का वे डिफरेंट है। आप उस तरह से मैप कर लो या एरो के ऊपर मैप कर लो या आप नोड्स के ऊपर मैप कर लो, अल्टीमेटली आप मूव इन कर जाते हो, अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करते हो। तो ये मैपिंग की टेक्निक्स हैं, एक्टिविटी ऑन एरोज एंड एक्टिविटी ऑन नोड। टाइम एस्टिमेट्स, दो तरह के टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी ये दो वाली टेक्निक्स होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। जैसे कि आपने न्यूटन के लॉ में पढ़ा है कि कोई भी 2-3 इक्वेशन हो, आप 3 इक्वेशन आपने पढ़ी है, उसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक चीज़ है जिसमें आपको टाइम एग्जैक्टली नोन है, वेलोसिटी आपको एग्जैक्टली नोन है, तो आप उसमें इनपुट करते हो तो आपके पास उसका आउटपुट आ जाता है। तो डिटर्मिनिस्टिक ऐसी चीज़ है जो कि नोन होती है, जो कि श्योर होती है, जिसका आपको पता होता है। जबकि प्रोबेबिलिस्टिक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वेरिएशंस आती हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर एक काउंटर है, उसके ऊपर पर्चियाँ दे रहे हो उसको, जो भी पेशेंट्स आते हैं। अब जो पेशेंट के आने का रेट है वो आपका नोन और डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता। कभी आपके पास लाइन के अंदर 2-3 का पेशेंट्स हो सकते हैं, कभी आपके पास 15-20 हो सकते हैं, ये वेरिएशन होती है। तो
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें आपके एस्टिमेट्स जो हैं वो रिसोर्सेज के एग्जैक्टली नहीं लग सकते, आप उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। तो दैट टाइप ऑफ टाइम एस्टिमेट इज नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक। किस टाइम के ऊपर फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर टाइम का एस्टिमेट किया जाता है, इस टाइम के ऊपर इतने मरीज होते हैं, इस टाइम के ऊपर इतने होते हैं, तो उसका एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ शो करता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारी हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और भी बहुत सारी हैं जो कि इसमें यूज होती हैं। तो टाइम एस्टिमेट दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक जिसमें हमें एग्जैक्टली नोन होता है, प्रोबेबिलिस्टिक जिसमें वेरिएशंस आ रही होती हैं। प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर डिटर्मिनिस्टिक में तो कोई अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ नहीं, वो डायरेक्ट है, आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि आपको सारे वेरिएबल्स पता हैं, तो आप डायरेक्ट उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हो। जबकि प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर आपको उसके स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, कि आपके पास सारी चीज़ें फिजिबल मौजूद हैं तो उस वक्त कितना टाइम लगता है। एंड पेसिमिस्टिक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड अंडर वर्स्ट कंडीशंस, ये आप डिफाइन करते हो। एंड मोस्ट लाइकली टाइम, दो तरह के आपने पहले डिफाइन किया, ऑप्टिमिस्टिक सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो उस वक्त कितना टाइम किसी काम को करने में लगता है, और पेसिमिस्टिक टाइम जब आपके पास वर्स्ट कंडीशन है उस वक्त आपको कितना टाइम लगता है। और फिर मोस्ट लाइकली टाइम, जो यूजुअली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आम तौर पे कितना टाइम एक टास्क को परफॉर्म करने में लग रहा होता है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल लेंथ ऑफ टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड। आप इसको ग्राफ के ऊपर अगर देखो तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि ये वाला पीक टाइम है, ये वो है जो कि रिपीटेटिव होता है, जिसमें आप वो वाली एक्टिविटी या टास्क जो है वो मैनी टाइम्स आप परफॉर्म करते हो। ये कम से कम टाइम है और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम है, और ये वाला वो टाइम है जो कि आप यूजुअली कर रहे होते हो, जिसमें आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो। तो टी नॉट या टी ओ इसको कह लें, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसमें आपके पास हर चीज फेवरेबल है तो आप कम टाइम में इसको परफॉर्म कर देते हैं। ये वाला पेसिमिस्टिक टाइम है, वर्स्ट कंडीशंस है तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उस टास्क को परफॉर्म करने में। और ये वाला मोस्ट लाइकली टाइम है, जिसमें आम तौर पे कभी कोई रिसोर्स अवेलेबल हुआ, कभी वो मिस हो गया, तो मोस्ट लाइकली आप इस टाइम में वो वाला प्रोजेक्ट या एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये वाला टी ई ये एक्सपेक्टेड टाइम होता है, जो हम इन तीनों टाइम्स को टी ओ टी एम एंड टी पी इनको यूज करते हुए एक्सपेक्टेड टाइम उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का एस्टिमेट करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू टाइम under optimistic conditions plus 4 times time, ये कौन से वाला था, most likely, 4 times time for most likely events and सम कर दें उसमें जो पेसिमिस्टिक वर्स्ट कंडीशन में आपका टाइम है डिवाइडेड बाय 6। तो ये इस फार्मूला से आप जो कह लें कि एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उससे आप टोटल जो टाइम है वो टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर उसका वेरिएंस निकालना है, ये वैसे इतना रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम निकालते हैं कि एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक हमारे पास एवरेज टाइम आता है, फिर उस एवरेज टाइम से वेरिएशंस कितनी है, वेरिएंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी एक्टिविटी टाइम का स्कैटर उस एवरेज से उतना ही ज़्यादा होगा। कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे, कभी बहुत कम टाइम लग रहा है, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो आपकी जो एवरेज लाइन होगी उसके पास पास बाकी एक्टिविटीज़ का टाइम भी होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें कैड है बहुत यूज़ होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ग्रुपवेयर, लोटस नोट्स, सीए सुपर प्रोजेक्ट, हार्वर्ड टोटल मैनेजर, एमएस प्रोजेक्ट, श्योर ट्रैक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर एंड टाइमलाइन। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिफरेंट टाइप नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने से एडवांटेज क्या होता है, इम्पोसिस मेथडोलॉजी के ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेथडोलॉजी डिफाइन होती है, आपको अलहदा से सारी चीज़ें आउटलाइन नहीं करनी पड़ती, मेथडोलॉजी ऑलरेडी डिफाइन है, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हो और उससे जो आपने रिपोर्ट्स लेनी है, जो आपने मैट्रिक्स ऑब्जर्व करने हैं वो आप उससे ऑब्जर्व कर लेते हो।
प्रोवाइड्स लॉजिकल प्लानिंग स्ट्रक्चर, एनहांसेस टीम कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे हम MS टीम अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन काफ़ी हमारी स्मूथ होती है, तो हमें इसी यही चीज़ अगर हम स्काइप के ऊपर कर रहे हैं या किसी और चीज़ के ऊपर कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ अलग से मेंटेन करनी पड़े। अब इसमें हमने प्रेजेंटेशन करनी है तो प्रेजेंटेशन आप सबको सामने नज़र आ रही है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो इनहांसेस टीम कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर यूज़ करने से कम्युनिकेशन उस नेचर ऑफ प्रोजेक्ट में प्रॉपर होती है। फ्लैग कंस्ट्रेंट वायलेशन, कि कोई कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है तो उसको फ्लैग कर देता है, उसको आइडेंटिफाई कर देता है, शो कर देता है। ऑटोमेटिक रिपोर्ट फॉर्मेट्स, डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट्स बन जाती हैं, उससे अलग से आपको कोई एक्सेल में डाटा डाल के फिर उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती। उसमें डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, आप जस्ट इनपुट देते हो तो उस टेम्पलेट के अंदर आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। जैसे आपका QOB सिस्टम है या कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें इनपुट्स हम देते हैं आपकी अटेंडेंस की, बाकी मार्क्स की या सारी चीज़ों की, और उसमें जो जिस तरह की डिजायर्ड रिपोर्ट हो वो ऑलरेडी फॉर्मेट के अंदर होती हैं, वो उसके प्रिंट्स निकल आते हैं। मल्टीपल लेवल ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत सारी टाइप की आप रिपोर्ट्स, उससे एक ही इंफॉर्मेशन से आप डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। एनेबल व्हाट इफ सिनारियोस, व्हाट इफ के उसमें एनालिसिस भी आते हैं कि अगर इस लिमिट के से आप एक्सीड कर दो, आपका इनपुट एक्सीड कर दे तो क्या होगा, तो इस तरह के एनालिसिस भी आप उसमें देख सकते हो। जनरेट वेरियस चार्ट टाइप्स, उसमें आपके पास बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स भी बन जाते हैं। द फाइनल स्टेप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क होता क्या है? ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो वाले इवेंट्स जिससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो नताइज आएंगे वो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के फेवरेबल नहीं है। उसमें क्या आ सकता है? डिलेज हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट हैं, इनएबिलिटी टू मीट स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, ये सारे इसमें रिस्क होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम फेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने मैनेज करने के लिए रिस्क को करना क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, जो पोटेंशियली आपको रिस्क आ सकते हैं। डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपर्ट होते हैं, उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, कौन से रिस्क हैं जो कि उसको डुबो सकते हैं। एनालाइज एंड असेस रिस्क, फिर आपने उसकी असेसमेंट करनी है, रिस्क कितना बड़ा है, कौन कौन से उसमें एक्टिविटीज़ हों तो ये रिस्क बढ़ेगा, और किस तरह से हम उसको डाउन साइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। वर्क टू मिनिमाइज ऑकरेंस ऑफ रिस्क एंड एस्टेब्लिश कॉन्टीजेंसी प्लान्स। कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं कि रिस्क का आपको पहले से पता है तो उसके लिए आप पहले से प्लान करके रखते हैं। मुझे पता है मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है, ये एक प्रोजेक्ट है आज का, तो बीच में लाइट ऑफ हो गई तो इंटरनेट डाउन चला जाएगा, तो उसके लिए मैंने क्या करना है? अच्छा, मैं अपने पास अपना फ़ोन भी रखता हूँ, उसके ऊपर डाटा भी मैनेज करके रखता हूँ, सो दैट जैसे ही लाइट ऑफ हो तो मैं डाटा इसके साथ कनेक्ट कर लूँ तो ये काम चलता रहे। तो इस तरह से इसकी मैंने उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान एक बना के रखा है। तो इसी तरह से दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप कॉन्टीजेंसी मेजर्स जो है वो करके रखते हैं। थैंक यू। इसमें आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अपना बारी बारी माइक ऑन करके। जी, एनीवन? सर ये गैंट चार्ट्स का थोड़ा सा गैंट चार्ट्स, ओके। जी, गैंट चार्ट्स बहुत सिंपल टर्म में इसको अंडरस्टैंड करें। गैंट चार्ट होता है हमने अपनी एक्टिविटी की टाइमलाइन डिफाइन करनी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट हमने बताना है कि कब हमारी वो प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। वो लॉजिकली हम उसको प्लान करते हैं। जैसे ये अभी था कि ये एक टीम है जो कि पहले एक जगह पे थी, उसने किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। जैसे कि हमारे अभी जो ऑफिसेज बन रहे हैं, वो मस्जिद के पास एक बिल्डिंग बन रही है, वो भी रेनोवेट हो रही है, बन रही है। अब फर्ज कर लें कि फैकल्टी ने अपने पुराने ऑफिस से वहाँ पे मूव इन करना है, तो लोकेट न्यू फैसिलिटीज़, हम कहते हैं कि नई फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी,
तो वो वहाँ पे है जो मस्जिद के पास बिल्डिंग बन रही है, तो वो कब तक रेडी होगी? सपोज हम कहते हैं कि मार्च से लेकर जून तक उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, तो वो कंप्लीशन की टाइमलाइन हमने डिफाइन कर दी मार्च से जून तक। फिर वहाँ पे वर्क करने के लिए कुछ स्टाफ चाहिए, तो उसका इंटरव्यू करना है। वो फैसिलिटीज़ में हमने जब जाना है उससे पहले हमें स्टाफ की सारी एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करनी, तो हम कहते हैं कि जब जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ साथ हम स्टाफ का इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो स्टाफ का इंटरव्यू हम 2 माह में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसकी हायरिंग और ट्रेनिंग सितंबर तक, मिड सितंबर तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरी चीज़ें वहाँ पे हमें फर्नीचर चाहिए, टेलीफोन चाहिए, तो हम फर्नीचर के लिए जो एक्टिविटी है वो जुलाई से सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से जो फ़ोन वाली एक्टिविटी है वो हम मिड दिसंबर तक कंप्लीट करके, ये सारे काम जो चाहिए थे वो कंप्लीट हो गए, अब हम दिसंबर में वहाँ पे मूव इन कर जाएंगे। तो ये जितनी भी उस प्रोजेक्ट क्या है कि एक हमने नई फैसिलिटी में मूव करना है, उसमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो कब कब स्टार्ट होंगे और कब कब उसकी एंडिंग होगी, उसको आप एक चार्ट में डिफाइन कर देते हो, दैट इज नोन एज गैंट चार्ट। आई होप कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग होगी। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। एनीवन एल्स? ओके, हम क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को यहाँ पे। आप को मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी थी आपके MS टीम के ऊपर ही, आपने सबमिट भी यहाँ पे ही करनी है। आज 11 है, 20 तक उसकी डेडलाइन है, तो वही वही आपके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको आप बुक में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगी, तो उनको आपने खुद से सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड करना है, तो टाइमली कर दीजिएगा सो दैट आपकी वैल्यूएशन हो सके। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। ओके सी सर। यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये पेपर्स का क्या दिक्कत है सर, पेपर का क्या बनेगा? पेपर्स का यार अभी ना डिस्कशन चल रही है, देखते हैं। फाइनल ईयर का अभी 1-2 दिन पहले भी वो HEC के जो चेयरमैन है उनका था कि फाइनल ईयर के लिए कुछ डिफरेंट प्लान होगा, बाकियों के लिए डिफरेंट होगा। स्टिल अभी सरफेस के ऊपर कुछ नहीं, डिसीजन कुछ नहीं है, जो भी होगा वो टाइम के साथ आपको मैं बता दूँ। जो भी होगा ओके सर। आप बेफिक्र रहें कि आप को जो सिर्फ फॉलो करते रहें लेक्चर्स को और बुक को रीड करते रहें, तो कोई भी फॉर्मेट हो आपके लिए मुश्किल नहीं हो। सर अगर ऑनलाइन पेपर्स हो गए तो फिर प्रोजेक्ट का क्या बनेगा सर? सॉरी, रिपीट करें। सर अगर ऑनलाइन पेपर्स हो गए हमारे, अगर एक चांस है, तो सर फिर प्रोजेक्ट का क्या बनेगा? प्रोजेक्ट का क्या बनेगा वो प्लान करेंगे ना। प्रोजेक्ट भी नेसेसरी है, उसका थीसिस भी नेसेसरी है। आप लोग अपना जो थीसिस लिख रहे हो उसको आप राइटिंग एटलीस्ट कंप्लीट करते रहो। जो रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली आप प्रोडक्ट अभी आपकी अंडरवे थी, मेरे पास जो बच्चे कर रहे थे उनकी प्रोडक्ट्स अभी एक ही कंप्लीट हुई थी, ग्रुप की बाकियों की होनी है, फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होनी है, एनालिसिस होने हैं, तो वो तो डेफिनेटली वो होगा तो फिर ही है, तो उसका भी कोई ना कोई वहाँ पे वो बता देंगे क्या करना है। लेकिन जो आपकी राइटिंग है वो आप करते रहो अभी, क्योंकि थीसिस सबमिशन जो है वो आपका बेसिक है जिसके ऊपर आइडेंटिफाई होगा कि आपने प्रोजेक्ट किया है या नहीं। तो जितना आपने किया है जी उसको आप सर। प्रॉपर्ली भी राइटिंग में लेते हो। ठीक है। हाँ जी, कोई और बात करनी है या क्लोज करें? ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।